यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें जरूर, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपकी कॉपी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे और यहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 347 GJ, ठीक है ना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है ना। और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक है ना। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यह आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें क्या भरना होगा कि यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में लिखा जाएगा, यहाँ पर अंकों में लिखा जाएगा और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखा जाएगा, ठीक। विषय आपको डाल देना है रसायन विज्ञान। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 347 GJ, ठीक। परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम, ठीक है ना। तो इसको कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए ध्यान दीजिएगा 2022 का मॉडल पेपर है 347 GJ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग क्वेश्चंस आपके ज़रूर मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम आपको अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें पढ़ाएँ वो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग। क्या है, रसायन विज्ञान की बात करेंगे। रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र 347 GJ की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2022 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आप कैसे करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 डालेंगे और एक का आपको A लिखना है, उसके बाद इसका आंसर लिख देना है, जैसे जो भी आंसर हो। उसमें आपको ये नहीं लिखना है, प्रश्न को नहीं लिखना है। प्रश्न को इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपको समझाने के लिए प्रश्न को यहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? समझाने के लिए, ठीक है ना। खटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है? कौन से? खटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, CDS, NaCl, Cu या KNO3। तो आंसर क्या हो जाएगा? CDS। क्या हो जाएगा आंसर? CDS आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? ऐसा कौन सा है जो अणुसंख्य गुणधर्म है? कौन सा है जो अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन या परासरण दाब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? परासरण दाब। क्या हो जाएगा आंसर? परासरण दाब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन शून्य कोट की अभिक्रिया ऐसी कौन सी है जो शून्य कोट की अभिक्रिया है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, CH3COO, H प्लस CH3OH प्लस CH3COOH या 2FeCl3 प्लस SnCl2। क्रिया करके क्या बनाएगा? 2FeCl2 प्लस SnCl4 या H2Cl2 Hb की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? 2HCl बनाएगा। या CH3COOC2H5 क्रिया करके क्या बनाएगा? ये NaOH प्लस की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा? C2H5OH प्लस CH3COOH। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर C सही होगा। H2 प्लस Cl2 क्रिया करके Hb को अल्ट्रा वायलेट किरण की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा? 2HCl बनाएगा, ठीक। तो ये आपको लिख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग बार क्या करेंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक ग की बात करेंगे। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? जो ग्लूकोज होता है
उसमें कितने आपको प्राथमिक एल्कोहलिक समूह देखने को मिलते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चा? आंसर आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आंसर? 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? ठीक है ना। RCOOCH3, RCOCl या RNH2 या RNO2? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? RCOCH3। क्या हो जाएगा? RCOCH3। ठीक है ना। 6 नंबर की बात करें, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? किसमें? कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, साइनेट, साइनाइट, आइसोसाइनेट या आइसोसाइनाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा? आंसर हो जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। किसका? ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो ठोसों में जो बिंदु दोष होता है उसके प्रकार उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष क्या होता है, पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद आपको बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? बिंदु दोष क्या होता है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में, क्या होता है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा, क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, उसमें एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर, मान लीजिए कोई परमाणु है उसके चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में, किसमें? आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अनियमितताएं तथा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 आपको लिखेंगे। कौन कौन से? स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है ना। 2 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित आपको अंतर समझाना है। किसमें किसमें? परासरण में तथा विसरण में आपको उदाहरण सहित अंतर आपको समझाना है। ठीक है ना। तो परासरण क्या होता है? विलायक के अणु का कम सांद्रता वाले विलयन से, जो विलायक के अणु होते हैं, किसके? जो विलायक के अणु होते हैं उसका कम सांद्रता वाले विलयन से एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, क्या कर रहा है? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। जो स्वतः प्रवाह है वह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, सोडियम क्लोराइड विलयन में कोशिका का संकुचन। किसमें? सोडियम क्लोराइड विलयन में कोशिका का संकुचन। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, विसरण की बात करेंगे। विसरण में ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह क्रियाविधि जिसमें, क्या कर रहा है? वह क्रियाविधि जिसमें विलेय के अणु या कण विलयन में जाकर जिसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह क्रियाविधि जिसमें विलेय के अणु या कण विलयन में जाकर जिसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का जल में मिश्रण। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का जल में मिश्रण। ठीक है ना। चलिए 2 के ग की बात करेंगे, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता। ठीक है ना। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विलयन की, ध्यान दीजिएगा, जो विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम विलयन की विशिष्ट या चालकत्व कहलाता है। ठीक, इसे के या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर के बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध रो। क्या हो जाएगा? 1/, विशिष्ट प्रतिरोध रो। ठीक है ना। अगला देखेंगे, किसी विलयन के प्रति एकांक सांद्रता में, क्या कर रहा है? किसी विलयन के प्रति एकांक सांद्रता में उपस्थित उस विलयन की विशिष्ट चालकता की मोलर चालकता होती है। क्या कर रहा है? किसी विलयन के प्रति एकांक सांद्रता में उपस्थित उस विलयन की विशिष्ट चालकता ही मोलर चालकता होती है।
इसे AM से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मोलर चालकता कट, ठीक है ना। तो इसको भी आपको लिखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 2 के घ की बात करेंगे तो द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? कौन कौन से? द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रत्येक को एक उदाहरण से समझाना है। तो द्रव स्नेही कोलाइड की बात करेंगे, वे कोलाइड जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर अतिशीघ्र कोलाइडी विलयन बनाते हैं। वे कोलाइड जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर अतिशीघ्र कोलाइड विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहे जाते हैं। उदाहरण तौर पर जिलेटिन, स्टार्च, गोंद इत्यादि आपके लिए हो जाएगा। द्रव विरोधी कोलाइड की बात करेंगे तो वे कोलाइड जो विलायक के संपर्क में आने पर, किसके? जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। क्या? सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड इत्यादि, ठीक है ना। 3 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है? 58.1 ग्राम NaCl में, किसमें? 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इकाई सेलों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है ना। दिया है W बराबर 58.1 ग्राम NaCl तथा NaCl बराबर 58.5, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या बराबर W/M बराबर 58.1/58.5 बराबर 0.993। क्या हो जाएगा? 0.993, ठीक है ना। NaCl की एक FCC सेल संरचना में NaCl के 4 अणु होते हैं। कितना होता है इसमें अगर आपको देखें FCC संरचना में, तो इसमें आपको 4 अणु देखने को मिलेंगे। NaCl कितने अणु देखने को मिलेंगे? 4 अणु होते हैं, अर्थात 4 इकाई जालक मिलकर एक एकल सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 इकाई जालक मिलकर एक एकल सेल बनाते हैं, ठीक है ना। तब इकाई सेलों की संख्या 0.993 इंटू 6.02, ध्यान दीजिएगा। तो कितने होते हैं? 4 अणु होते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। अर्थात 4 इकाई जालक मिलकर, क्या मिलकर? 4 इकाई जालक मिलकर एक एकल सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एकल सेल बनाते हैं। तब इकाई सेलों की जो संख्या है 0.993 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1.494 इंटू 10⁻23 इकाई सेल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 के ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। किसके? निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखना है। जैसे NiCO का होल 4 बराबर टेट्रा कार्बोनिल निकिल, या K2ZnOH का होल 4 पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? जो मानव शरीर है इसमें प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी मानव शरीर है तो उसमें प्रोटीन का क्या कार्य है? इसमें प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। प्रोटीन के कार्य की बात करेंगे तो पेशियों का निर्माण, शरीर में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार, ठीक, अथवा रक्त एवं शरीर के अन्य द्रवों की pH पर नियंत्रण, ये आपका हो जाएगा। एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा, क्या? एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा। आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण, ठीक है ना। 3 के घ की बात करेंगे तो गैर धातु क्या है? इसके गुण लिखिए, ठीक। तो ऐसे तत्व जो ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन कौन से ऐसे तत्व जो ताप तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, तथा धातुओं के समान चमकदार, तन्य व आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, गैर धातु कहलाते हैं, ठीक। ऐसे कौन से? ऐसे तत्व जो ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, तथा धातुओं के समान चमकदार, किसके समान? धातुओं के समान चमकदार, अन्य तन्य व आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, गैर धातु कहलाते हैं, ठीक। अर्थात गैर धातु मुलायम तथा क्षणभंगुर प्रकृति के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो गैर धातु होते हैं वो मुलायम होते तथा क्षणभंगुर प्रकृति के होते हैं, जिनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना।
4 के क की बात करेंगे, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। तो e की पावर 0 या e की पावर 2 प्लस अपान एफ ई बराबर -0.44, ठीक है ना, या एफ ई माइनस यस या एफ ई 2 प्लस प्लस 0.001 मोल, ठीक है ना, ऑब्लिक एच प्लस, ठीक है ना, 1 मोल H2S 1 बार पीटी सॉलिड में। तो ये आपको पूरा लिखना है, उसके बाद इसको आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना, इसको आपको पूरा कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए 4 के ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, टिंडल प्रभाव विद्युत कण संचलन, किस पर, टिंडल प्रभाव और विद्युत कण संचलन पर, ठीक है ना। तो अमीन किसे कहते हैं, ये आपको टिप्पणी लिखना है, ये आपको हमने बहुत बार करवाया हुआ है, तो इसको आप लोग देख करके अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। सभी लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बनाइए, ठीक है ना। तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, टिंडल प्रभाव पर विद्युत कण संचलन पर, ठीक है ना। 4 के ग की बात करेंगे, अमीन किसे कहते हैं, ठीक, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक। अमीन क्या होते हैं, अमोनिया के 1, 2 अथवा तीनों हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के 1, 2 अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल और अथवा एरिल समूहों द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल समूहों द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। जैसे CH3NH2, C6H5NH2, CH3NHCH3 या C*H3 होल थ्राइस 3*H, ठीक है ना। 4 के घ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फेलिंग विलयन क्या है, जो फेलिंग विलयन होता है वह क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, ठीक। फेलिंग विलयन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, समीकरण आपको देना है, ठीक। तो फेलिंग विलयन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में फेलिंग विलयन 2 विलयनों यानी विलयन ए तथा विलयन बी का मिश्रण है। जो फेलिंग विलयन होता है वह 2 विलयनों विलयन ए तथा विलयन बी का मिश्रण है। फेलिंग विलयन ACuSO4 का जलीय विलयन होता है, जबकि फेलिंग विलयन बी रोसेल लवण सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट प्लस NaOH होता है, ठीक है ना। उसके बाद एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जो एल्डिहाइड होता है वो फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं। क्या देते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं, जबकि कीटोन में नहीं देते हैं। किस में नहीं देते हैं, कीटोन में नहीं देते हैं, ठीक। RCHO + 2 Cu2 + 5OH एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया करके RCOO- + Cu2O अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा +3H2O, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा नोट। इसी कारण CHO समूह युक्त कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आदि फेलिंग विलयन तथा लाल अवक्षेप तथा टॉलिन अभिकर्मक के साथ Cu2O का लाल अवक्षेप तथा रजत दर्पण देते हैं और ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। तो CHOH का होल 4 CH2OH + CuO गर्म करने पर ये आपको फेलिंग विलयन बनाएगा। तो COOH CHOH का होल 4 CH2OH आपको ग्लूकोनिक अम्ल कहेंगे प्लस Cu2O रेड PPT, ठीक है ना। चलिए 5 क की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोल प्रभास से आप क्या समझते हैं, विलेय के मोल प्रभास एवं वाष्प दाब के अवनमन में संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया तथा जल का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार क्या है, 60 है। कितना है, 60 है, ठीक है ना। तो मोल प्रभास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी विलयन में क्या कर रहा है, किसी भी विलयन में उपस्थित एक घटक के कुल मोलों की संख्या, एक घटक के कुल मोलों की संख्या उसमें उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही उस घटक का मोल प्रभास या मूल अंश कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी विलयन में 2 घटक A एवं B उपस्थित हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na Nb हो, तो घटक A का मोल प्रभास x से बराबर Na/Na + Nb, ठीक।
तो विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अनुमान में संबंध आपको लिखना है। डेल्टा P अपान P0 बराबर P0 माइनस P अपान P0 बराबर N2 अपान N1 प्लस N2, जहाँ N2 अपान N1 प्लस N2 विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार इसमें देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्या है? यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। ठीक, यूरिया का अणुभार बराबर 60 था, जल का अणुभार बराबर क्या है? 18 है। तो 100 ग्राम बिलियन में जल की मात्रा 94 ग्राम, ठीक, तथा यूरिया की मात्रा 6 ग्राम है। जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल बटे जल के मोल प्लस यूरिया के मोल। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 94 अपान 18 अपान 6 अपान 16, 60 प्लस 94 अपान 18 बराबर 5.522 अपान 0.10 प्लस 5.22। ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.982 मोल। ठीक है ना। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस 0.982 यानी कि 0.018 मोल। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है ना। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स या 2.303 अपान 100 लॉग A0 अपान ए माइनस A0 अपान 2 या 2.303 अपान 100 लॉग A0 अपान ए अपान 2 या 2.303 अपान 100 लॉग 2। ठीक है ना। या 2.303 इंटू 0.031 अपान 100 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00693 प्रति सेकंड। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा उसके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं या संक्रमण धातुएं तथा इसके अनेक यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आपको देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 6 के क की बात करेंगे। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरेचन की विधि लिखिए, इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, तो ये आपको ध्यान देना है, पूरा फिगर सहित आपको देखना है। तो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर, किससे? वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तत्पश्चात फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। किससे? जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे 4NH3 प्लस SO2 से PT की उपस्थिति में क्रिया करके 4NO प्लस 6H2O बनाएगा, या 2NO प्लस O2 क्रिया करके क्या बनाएगा? 2NO2 बनाएगा, या 3NO2 प्लस 2H2O से क्रिया करके 2HNO3 प्लस NO बनाएगा, जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अमोनिया तथा वायु का मिश्रण लगभग 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर प्लेटिनम की जाली को लगभग 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रखा जाता है तथा यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। अमोनिया को लगभग 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीकारक टावर में गैसों के पहुंचने पर NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है तथा NO2 जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। भौतिक गुण की बात करेंगे। यह रंगहीन गंधहीन द्रव है, वायु में धुआं देता है। नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला पड़ जाता है। ठीक। रासायनिक गुण की बात करेंगे। टिन के साथ क्रिया। तनु नाइट्रिक अम्ल टिन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया नाइट्रेट तथा स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। 4SN प्लस 10HNO3 क्रिया करके NH4NO3 प्लस 4SN NO3 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O बनाता है, जिसे अमोनियम नाइट्रेट प्लस स्टेनस नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है ना। तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल टिन के साथ क्रिया करके मेटा स्टेनिक अम्ल तथा NO2 बनाता है। ठीक। SN प्लस 4HNO3 क्रिया करके H2SNO3 मेटा स्टेनिक अम्ल प्लस 4NO2 प्लस H2O बना, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए 6 के क की बात करेंगे। तो क्या होता है जब आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है ना। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कॉपर प्रवाहित करने पर एसीटोन
बनता है CH3 CHOH प्लस CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल CO 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्म करेंगे तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 जिसे आप क्या कहेंगे एसीटोन कहेंगे, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल की वाष्प को Al2O3 प्लस 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा एथिल एल्कोहल की वाष्प को Al2O3 प्लस 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। C2H5OH Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्म करने के क्या बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2O जिसे एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। 7 के क की बात करेंगे तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है समझाइए, अथवा कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा CH3CH2 CH2 HBr प्लस CH3CH2 CHBr CH3 1 ब्यूटीन 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल CH2Cl जली KOH या H प्लस है तो CH2OH प्लस KCl या बेंजिल एल्कोहल है। बेंजिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड तो क्या हो जाएगा CH3Br प्लस KCN मेथिल ब्रोमाइड है तो CH3CN प्लस KBr आपको बनाएगा मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे बनेगा आपको करना है। उसके बाद 7 या ख की बात करेंगे प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनने की क्रिया विधि रासायनिक समीकरण सही दीजिए, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, अथवा निम्नलिखित का वर्णन कीजिए फ्रीडक्राफ्ट अभिक्रिया और क्लीमेंसन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं मेरे बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।